गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ टोर्ट में इम्पोर्टेंस टोर्ट के जितने भी आपके फेडरल थे, मतलब जितने भी आपके मानहानि थी, उन सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया और उसके विभिन्न प्रकार के नेचर्स, स्कोप और स्कूल्स ऑफ टोर्ट और जितने भी आपके टोर्ट से संबंधित बेसिक क्वेश्चन बनने वाले थे पेपर में, उन सभी को हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के टोर्ट की प्लेलिस्ट में जा कर के आप आसानी से टोर्ट से संबंधित जितनी भी चीज़ों की आपके क्वेश्चंस है वो वहाँ आपको मिल जाएगी। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टोर्ट में ट्रेस पास मतलब क्या होता है? ट्रेस पास मीन्स होता है गलती। ट्रेस पास मीन्स क्या होता है? गलती। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेस पास करते हैं, मतलब कुछ गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को क्या कहा जाता है बेटा? ट्रेस पास मतलब होता है पाप करना, ठीक है, या गलती करना। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टोर्ट में गलती या पाप करते हैं। तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कितने प्रकार के ट्रेस पास होते हैं टोर्ट में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। ट्रेस पास आप यहाँ देख सकते हैं, ये टोटल आपके ट्रेस पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स मतलब आपका पहला पार्ट होता है ट्रेस पास टू अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया ट्रेस पास और किसी लैंड पर होने वाला ट्रेस पास। तो और उस इन सभी को मिलाकर के ट्रेस पास आपका कैटल बनता है, ठीक है, समूह का। मतलब कैसे किस प्रकार से कैटल, किस प्रकार के समूह से आप लोग क्या करते हो, ट्रेस पास इससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेस पास टू अ पर्सन क्या होता है। ट्रेस पास टू अ पर्सन्स मतलब यह क्यों होता है या इसकी बेसिक सी नॉलेज क्या होती है ट्रेस पास की। तो ट्रेस पास टू अ पर्सन्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेस पास। आप सभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ट्रेस पास होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज ट्रेस पास टू अ पर्सन, मतलब पहला जो ट्रेस पास होता है, पहली जो गलती होती है वो किसकी होती है? किसी व्यक्ति की। एंड वेदर्स इंटेंट्स is the necessary elements of trespass to the persons varies by jurisdictions। मतलब ट्रेसपास एलिमेंट्स किसी व्यक्ति के द्वारा जुरिडिक्शन में किया गया वेरीज है, किसी गलती को ट्रेसपास कहा जाता है। अंडर इंग्लिश डिसीजन में अगर हम देखें तो आपका एक केस था जिसमें आपका लेटेंग वर्सेज कॉपर ये 2 लोग थे। इसमें क्या था? इंटेंट्स इज रिक्वायर्ड टू सस्टेंस ट्रेस पास टू द पर्सन्स काजेज ऑफ एक्शंस। मतलब एक व्यक्ति था जो इंटेंट था किसी भी रिक्वायर्ड को लेकर के और ट्रेस पास करता है टू द पर्सन्स ऑफ एक्शन के लिए। एंड इन द अब्सेंस ऑफ इंटेंट्स, लेकिन इंटेंट्स का वहाँ अब्सेंस पाया जाता है और इस कार्डवास नेग्लिजेंस हो जाता है इज द अप्रोप्रिएट टोर्ट को लेकर। एंड इन अदर ज्यूरिडिक्शंस ग्रॉस नेग्लिजेंस इज सुफिशियंट टू द सस्टेंस अ ट्रेस पास टू द पर्सन्स। और इस तरीके से वो नेग्लिजेंस कर जाता है, ग्रॉस के सफिशियंट बन जाता है ट्रेस पास किसी पर्सन को लेकर के। एंड इन द लास्ट और अंत में सच एज वेयर द डिफेंडेंट्स negligently operators and automobiles and strikes the plaintiff with great force। और इस कार्डवास वो क्या करता है? किसी ऑपरेटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स की कंपनी को स्ट्राइक्स और प्लेंटिफ को ग्रेट फोर्स कर देता है। और इस कार्डवास इंटेंट इज टू बी द परस्यूम्ड फॉर द एक्ट इटसेल्फ, और इंटेंट जो होता है वह खुद ही परस्यूम्ड करता है किसी कार्य को लेकर। जनरली सामान्यतः जो ट्रेस पास है, जो आपकी गलतियां हैं, टू द पर्सन कॉन्साइस्ट ऑफ थ्री टोर्ट्स, वह मुख्यतः 3 प्रकार के टोर्ट से संबंधित होती है, 3 टोर्ट से संबंधित होती है। पहला एसॉल्ट्स क्या होता है? एसॉल्ट्स में अंडर द स्टेट्यूस ऑफ द वेरियस कॉमन्स लॉ जुरिडिक्शंस एसॉल्ट्स इज बोथ अ क्राइम एंड द टोर्ट। मतलब एसॉल्ट्स में आपका क्राइम और टोर्ट दोनों को मैच करके, दोनों को मिला करके एसॉल्ट्स बनता है। और जनरली अ पर्सन कमिट्स क्राइम एसॉल्ट्स इफ ही
if he purposely, knowingly or recklessly and inflicts bodily injuries upon others। मतलब कोई व्यक्ति जब भी कोई क्राइम कमिट करता है तो वो असॉल्ट होता है, और इसके तहत वह अपने पर्पज को अच्छे तरीके से जानता है, उसे कॉन्फ्लिक्ट करता है और अपने शरीर को ले जा करके इंजरी करता है, और इस तरीके से उसे वह असॉल्ट माना जाता है। If he negligently inflicted bodily injuries upon another by means of dangerous weapons, मतलब यदि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस पर डेंजरस वेपन से क्या किया जाए, इंजरी किया जाए उसके शरीर पर, ठीक है। तो इस अवस्था में इफ दो फिजिकली मेनेंस ही प्लेस्ड अनदर्स इन द फियर ऑफ इमिनेंट सीरियसली बॉडली इंजर्स, और इस तरीके से उसके बॉडली इस तरीके से क्या कर दिया जाए, इंजर कर दिया जाए, तो जो पर्सन्स है tortious assaults when he engage in any act of such a nature as to excite an apprehensions of the battery's bodily injuries। इस तरीके से उसे क्या किया जाएगा, इंगेज किया जाएगा किसी भी रिजल्ट्स को, वर्क को लेकर के। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना किसमें क्या होता है, इसमें आपका क्राइम और आपका टोर्ट दोनों मिल करके असॉल्ट का निर्माण करता है। इसमें आपका एक केस है इन आर वर्सेज Costanza. The court found a stakers treats could constitute assaults। मतलब उसमें पाया गया कि जो स्टेकल्स था वह ट्रीट्स करता है किसी असल्ट्स को लेकर के। एंड सिमिलरली सिंस साइलेंस गिवन सर्टेन कंडीशंस मे कॉन्स्टिट्यूट एन असॉल्ट एज वेल, और इस तरीके से वह सिमिलर साइलेंस को सर्टेन करने के बाद उसे कंट्रोल करता है किसी भी केस को लेकर के। एंड फिर भी अदर जो जुडिशन सिंपल ट्रीटेड्स थे उसके तहत इनसफिशिएंट हुआ, और दे मस्ट द अकम्पनीड बाय द एक्शंस और कंडीशंस टू द ट्रिगर्स काजेज ऑफ एक्शंस, और इस तरीके से उसे काजेज ऑफ एक्शन माना गया। एंड इन द लास्ट, और अंत में उसे डिफेंडेंट्स लैंग्वेज एंड एक्शंस और ऑफ द प्लेंटिफ्स प्रिस्क्रिप्शंस एंड रियलिटीज मैनी विजुअल्स एंड असॉल्ट्स क्लेम। कहने का मतलब है सीधा सा कि इन सब को छोड़ो, इन सब से मतलब सिर्फ आपको असॉल्ट से है। तो असॉल्ट को समझिए, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति हो गया और यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। ए कोई भी क्राइम करेगा, ठीक है, कोई भी क्राइम करेगा तो किसी टोर्ट से ही क्या होता है, क्राइम उत्पन्न होता है ना। कि यदि कोई टोर्ट है, ठीक है, क्या है, कोई टोर्ट है, तो कोई टोर्ट ही तो आगे चल कर के आपका क्राइम बनता है। तो इस कंडीशन में जैसे हमने बताया कि ए ने बी को मारा, तो मारना मतलब टोर्ट हुआ, गलती हुई, चाहे आपकी जानबूझ कर हुई चाहे अनजाने हुई। लेकिन इस अवस्था में जो आप यह गलती कर रहे हो, ठीक है, जो ये गलती कर रहे हो, टोर्ट कर रहे हो, तो टोर्ट कहीं ना कहीं आपके क्राइम से रिलेटिव्स होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असॉल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर बैटरी। बैटरी होता क्या है, पहले समझ लीजिए। एनी इंटेंशनल एंड अनपरमिटेड contacts with the plaintiff persons or anything attached to it, any particularly identified with it। कहने का मतलब है कि किसी भी जो आपके इसेंशियल्स होते हैं या अनपरमिटेड कॉन्टैक्ट होते हैं जो प्लेंटिव पर्सन्स को अटैच करते हैं किसी दूसरे पार्टिकुलरली आइडेंटिफाइड के लिए, तो द एलिमेंट्स ऑफ द बैटरीज कॉमन लॉ वेरी बाई jurisdictions। A general rule to determines liabilities for battery। कुछ जनरल रूल्स होते हैं यह पहचानने के लिए कि जो बैटरी है वह कहाँ कहाँ अलॉट किया जाता है। एन एक्ट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी कार्य चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, मतलब कोई भी वर्क आपका डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हो, इज लीगल काजेज ऑफ हार्मफुल कॉन्टैक्ट। भले ही वो आपका लीगल हो लेकिन वो हार्मफुल कॉन्टैक्ट करे विथ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को, मेक द एक्टर्स लाइबल्स टू द अदर्स इफ, और उसके लिए तब दूसरे व्यक्ति की वहाँ लाइबिलिटी क्या बनेगी, पहला द एक्ट इज डन विद द इंटेंशंस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट्स। मतलब यह पहले देखा जाएगा कि उसकी जो इंटेंशन है वह किस तरीके की है, कहीं सामने वाले को हार्मफुल करना
या ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट तो नहीं है, या उसे आपको कंप्रिहेंसिव द ईयर ऑफ टू द अदर और द थर्ड पर्सन एंड, मतलब कहीं आपको किसी तीसरे व्यक्ति को कहीं हानि पहुंचाना या दूसरे व्यक्ति को कहीं हानि पहुंचाना तो नहीं है। तो आपका सबसे पहले इंटेंशन देखा जाता है बैटरी के लिए। एंड सेकेंड, कॉन्टैक्ट इज नॉट consented to by the others of the others contents thereto is pursued by fraud or duress and, मतलब आपका इसमें कॉन्स्टेंट्स के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की कॉन्स्टेंट भी देखी जाएगी कि जो आप रेगुलर ड्यूरेस करते हो वह किस तरीके की है। और जो थर्ड है आपकी, थर्ड में द कॉन्टेक्ट इज नॉट द अदरवाइज प्रिविलेज्ड, मतलब जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से प्रिविलेज्ड नहीं होनी चाहिए। बैटरी टोट्स अंडर कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट आर सब्जेक्टेड टू 4 पॉइंट्स टेस्ट ऑफ द डिटरमाइंड्स लायबिलिटीज, मतलब जो आपके 4 पॉइंट्स होते हैं उसके तहत हम किसी भी बैटरीज को देख सकते हैं या जान सकते हैं या सब्जेक्टिव मान सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि डायरेक्टनेस मतलब कौन उसे संचालन कर रहा है। इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स कॉन्टिंग्स इंडिविजुअल्स कंडक्ट्स एंड द हार्मफुल कॉन्टेक्ट्स एंड अनब्रोकन सीरीज, मतलब सबसे पहले यह देखा जाएगा कि जो आप वर्क कर रहे हो वो किस तरीके की वर्क है। और दूसरा है इंटेंशियल एक्ट, मतलब आपका इंटेंशियल एक्ट यदि है तो आप उसमें हार्मफुल माने जाओगे। आपकी इंटेंशन देखी जाती है कि आपकी इंटेंशन किस तरीके की है, इस तरीके उसके बाद ही आपका इंटेंशन देख करके आपको बैटरी दिया जाता है। एंड थर्ड है बॉडली कंडक्ट मतलब होता है कि आप जो अपने शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हो वो किस तरीके का है, कहीं आपका ऑफेंस करने का वर्क तो नहीं था प्लेंटिफ के प्रति, इस तरीके से आप देखे जाते हो। 4 नंबर कॉन्सेंट्स मतलब आपकी अंत में सफिशिएंट इफेक्टिव कॉन्सेंट देखी जाती है कि आपके जो वर्ग थे वो किस तरीके की थी। तो पहला समझ में आया डाइटनेस, जो डाइट करता है वो उसे देखा जाता है कि कहीं वो हार्मफुल डाइट करने का उद्देश्य ही तो नहीं था। दूसरा एसेंशियल्स एक्ट देखा जाता है कि आपकी जो एसेंशियल एक्ट है वो किस तरीके की है, कहीं सामने वाले को एसेंशियल सब्सटेंशियल तरीके से किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना तो नहीं है, यदि नुकसान पहुंचाना है तो आपका एसेंशियल एक्ट कहलाता है। थर्ड है बॉडली कॉन्टैक्ट आपका बॉडली कॉन्टैक्ट से जो संबंधित होता है वो बिटवीन द बॉडीज ऑफ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट से देख कर किया जाता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की जो बॉडी थी वो किस तरीके की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्लेंटिफ है वही पहले डिफेंडेंट को मारना चाह रहा था, तो इसलिए अवस्था में देख करके तब बॉडली कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। 4 नंबर कॉन्सेंट्स, आपकी कॉन्सेंट्स भी देखी जाती है कि कहीं आपका जो हार्मफुल कॉन्टेंट था उसके तहत कहीं आप डिफेंडेड और इस्टेब्लिश सफिशिएंट इफेक्टिव कॉन्सेंट तो नहीं था। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं प्लेंटिफ डिफेंडेंट्स के अंतर्गत आते हैं। 3rd नंबर फॉल्स इम्प्रेजमेंट, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फॉल्स इम्प्रेजमेंट होता है। तो फॉल्स इम्प्रेजमेंट क्या है, इज डिफाइंड एज द अनलॉफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिप्रीवेशंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स ऑफ मूवमेंट्स मतलब अनलॉफुल तरीके से किसी को रिस्ट्रेंस करना वो फॉल्स इम्प्रेजमेंट कहलाता है। इन सम जुरिडिक्शंस, कुछ ऐसे जुरिडिक्शन होते हैं जिसमें फॉल्स इम्प्रेजमेंट इज द टोर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए फॉल्स इम्प्रेजमेंट दिया जाता है, मतलब सादा कारावास। नो इंटेंशंस ऑन द बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट्स इज नीडेड, उसमें किसी प्रकार की कोई भी इंटेंशन देखी नहीं जाती कि आपका इंटेंशन कैसा था या आप किस तरीके से रिक्वायर्ड करते हो किसी वर्क को लेकर के। एंड फिजिकली फोर्सेज, कभी कभी आपका फिजिकली फोर्सेज देख लिया जाता है, हो सकता है कि आपका जो फिजिकल वर्क था वो उसे हार्ट पहुंचाने का ना रहा हो, लेकिन अगर आपका ऐसा है तो आप कहीं ना कहीं लायबल बनते हैं किसी वर्क के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ टोर्ट डिस्टिल्स फॉल्स इम्प्रेजमेंट्स लायबिलिटीज एनालिसिस इनटू द 4-pronged टेस्ट, मतलब जो फॉल्स इम्प्रेजमेंट होता है वो 4th टेस्ट के बाद आपकी लॉट की जाती है। पहला, द डिफेंडेंट्स इंटेंड्स टू द कॉन्फेंस द प्लेंटिव्स, मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपका कॉमनवेल्थ जुरिडिक्शन देखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको फॉल्स इम्प्रेजमेंट दी जाती है। सेकंड, द प्लेंटिफ इज द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्फिनमेंट, मतलब जो प्रोसेसर रिजेक्ट्स है वो रिक्वायर्ड करता है किसी भी प्लेंटिफ को, एंड प्लेंटिफ डज नॉट कॉन्सेंट टू द कॉन्फिनमेंट, मतलब किसी भी तरीके से कॉन्फिनमेंट नहीं किया होना चाहिए कोई भी प्लेंटिफ। एंड 4th, द कॉन्फिनमेंट वाज नॉट अदरवाइज प्रिविलेज्ड, मतलब कॉन्फिडेंट किसी भी तरीके से प्रिविलेज्ड नहीं हो सकती। अगला है डिफेंसेस,
मतलब आप कब कब डिफेंस कर सकते हो, कब कब आप लड़ सकते हो। पहला है डिफेंसेस में चाइल्ड करेक्शंस, डिपेंडिंग्स ऑन द जुरिडिक्शन पर जो जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं, कॉर्पोरल्स एंड पनिशमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रंस बाय पेरेंट्स और द इंस्ट्रक्टर्स मे बी द डिफेंसेस टू द ट्रेस पास टू अदर पर्सनस। मतलब किसी न किसी तरीके से जो आपके पनिशमेंट है वह आपके समय के साथ ट्रेस पास होती रहती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, so long as the punishment was reasonably necessary under the circumstances to the disciplines। और यह सिर्फ आपका इसलिए बनता है क्योंकि वह डिसिप्लिन को इम्प्रिजमेंट करता है या लागू करता है। अ चाइल्ड हु हैज़ मिसबिहेव्ड, यदि कोई व्यक्ति मिसबिहेव किया हुआ है, एंड द डिफेंडेंट्स एक्साइड्स प्रूडेंस एंड रिस्ट्रेंट्स, और इसके तहत वह उसे प्रूडेंस एक्सरसाइज किया जाता है। अनरीजनेबल पनिशमेंट जो होता है सच एज द वायलेंटली ग्रैबिंग्स स्टूडेंट्स आर्म्स एंड हेयर्स हैव नो डिफेंसेस। मतलब किसी प्रकार से किसी स्टूडेंट्स के आर्म और हेयर्स को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके का कोई डिफेंस नहीं है, वो हमेशा करेक्शंस माना जाता है। मतलब जो चाइल्ड करेक्शंस है, जैसे बच्चों का बाल बड़ा होना जो हो जाना या किसी प्रकार से अन्य चीज़ें हो जाना, तो ये सब उनकी पनिशमेंट नहीं कहलाती, बल्कि वो अनुचितम क्या कहलाया जाता है, अनरीजनेबल पनिशमेंट, कारणवश आपका पनिशमेंट। कॉन्सेंट्स, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉन्सेंट देखी जाती है। आप इसमें एक केस देख सकते हैं, जैसे कि आपका केस है वेस्टर्न वर्सेज ब्रिस्टल बॉक्सिंग बोर्ड ऑफ काउंसिल LTD। दिस इज द केस। इसमें हुआ क्या था बेटा, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होते हैं, जिसमें वॉलंटरीली एग्री होते हैं किसी भी पार्टिसिपेट ऑफ फाइट के लिए, ठीक है। और सम जुरिडिक्शन जो होता है वह डिने करता है किसी भी रिलीफ और सिविल एक्शन के लिए, लेकिन वह इंजर्ड कार्ड बन जाता है और अंत में प्रोस्पोरिशनेट हो जाता है। एंड इन ऑर्डिनरी फाइट विथ फेट्स देयर इज नो कॉजेज ऑफ एक्शंस टू आइदर्स एंड फॉर एनी इंजरी सफर्ड्स। मतलब वह लड़ने लगते हैं और इस कारण से वो किसी प्रकार से इंजर्ड हो जाते हैं। एंड द अदर जुरिडिक्शंस रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट्स एज द डिफेंसेस म्यूचुअल्स कॉम्पैक्ट एंड द इंस्टेड प्रोवाइडेड रिलीफ अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस के तहत उन्हें किसी न किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें आपका एक केस और था जो आपका F वर्सेज वेस्ट बार्किशर हेल्थ अथॉरिटी, जो हाउस थी लॉर्ड इंस्ट्रक्टर की ब्रिटिश फिजिशियंस था। उसमें यह था कि जो जस्टिफाइज है ऑपरेटिंग्स अपॉन सच एंड द इंडिविजुअल थियर्स, तो कम से कम वो 2 प्रकार से इंडिविजुअल होंगे तब वो जाकर के लाइबिलिटी बनती है किसी भी वर्क को लेकर के। जैसे कि पहला, मस्ट बी द नेसेसिटी टू एक्ट व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू द कम्युनिकेट विद द असिस्ट पर्सन्स। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पार्टिकुलर कम्युनिकेट करना चाहिए, करना आवश्यक नहीं है किसी भी नेसेसिटी के लिए। एंड द एक्शन टेकन मस्ट बी सच एज द रीजनेबल पर्सन वुड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस टेक। और यह जो वर्क है वह किसी भी रीजनेबल पर्सन को लेकर के हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द असिस्ट पर्सन्स। और इस तरीके से असिस्टिव पर्सन को लायबल किया जाता है किसी भी गलती के लिए। ट्रेसपास पर्सन में एक चीज़ और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी पर्सन को सेल्फ डिफेंस करने के लिए, एंड डिफेंस ऑफ द अदर्स के लिए, एंड डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए। मतलब किसी भी तरीके से आपकी 3 प्रकार की आपकी ट्रेसपास पर्सन कहलाती है। अब अगला है ट्रेसपास टू द कैटल। ट्रेसपास टू द कैटल ये क्या होता है, ट्रेसपास टू द कैटल्स आल्सो नोन एज द ट्रेसपास ऑफ द गुड्स। मतलब ट्रेसपास ऑफ गुड्स ये क्या है, ट्रेसपास ऑफ द कैटल्स। एंड ट्रेसपास टू द पर्सन प्रॉपर्टी, और यह ट्रेसपास पर्सनल प्रॉपर्टी के अंतर्गत होती है। डिफाइंस एज, इसे एक प्रकार से डेफिनेशन किया जाए तो सीधा से ये माना जाता है किसी पर्सनल प्रॉपर्टी के प्रोमेक्सली काजेज इंजरीज को ट्रेसपास कैटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए A व्यक्ति हो गया और ये B हो गया, इसने क्या किया, इसके ज़मीन में गड्ढा खुदवा दिया,
तो गड्ढा खुदवाने का मतलब क्या है, उसके ट्रेसपास कैटल किया, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को अप्रोक्सीमेटली काजिंग इंजरी की, ठीक है। वाइल ओरिजिनली रेमेडीज फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब किसी प्रकार से पर्सनल प्रॉपर्टी के इंजरीज को रेमेडीज करना ही ट्रेसपास कैटल्स कहलाता है। एंड यह जो है इन सम जुरिडिक्शंस, यह जो जुरिडिक्शंस है कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ किया गया था टू ट्रेसपास कैटल हैज बीन confined to the clear defines the scope and the remedies in the most jurisdictions. Trespass to the cattle remains a purely common law remedy at the scopes of the various jurisdictions. मतलब यह विभिन्न प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जाना जाता है, लेकिन ट्रेसपास जो कैटल्स है वह मेजर रूप से कॉमन लॉ रेमेडी को डिफाइन करता है। इसके कुछ 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब ट्रेसपास ऑफ कैटल के 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लैक ऑफ कॉन्सेंट्स, जो आपके कॉन्सेंट्स होते हैं वो देखी जाती है कि आपका कॉन्सेंट किस तरीके का है, लैक है और मैक्सिमम है। अगला है सेकंड एक्चुअल हार्म, यह देखा जाता है कि कहीं आप उसको एक्चुअल हार्म तो पहुंचाने के लिए कोई ट्रेसपास तो नहीं किए हो, अगर ऐसे किए हो तो आपका वह ट्रेसपास एक्चुअल हार्म के अंतर्गत आएगा और लास्ट में ट्रेसपास ऑफ कैटल अलॉट की जाएगी। अगला है इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब किसी प्रकार से आपके इंटेंशन को देखा जाता है कि आपका इंटेंशन किस तरीके का है। यदि आप किसी तरीके से सामने वाले को बस इंटेंशन रखते हो हार्म पहुंचाने के लिए तो आपका इंटेंशनली हार्म कहलाता है और वो ट्रेसपास करता है किसी भी पर्सन को। अगला है लास्ट आज का क्लास का ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड किया क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के पर्सन्स के रॉन्गफुल करते हैं आप किसी भी उसके प्रॉपर्टी को, रियल प्रॉपर्टी को या उसके राइट्स इन रियल प्रॉपर्टी को, तो इसके तहत आपको ट्रेसपास देखने को मिलता है। नेसेसरी टू द प्रूव द हार्म्स वाज सफर्स टू बिंग द क्लेम, और यदि वह क्लेम कर देता है तो इस अवस्था में इंस्टेड एक्शनेबल्स वाइल मोस्ट ट्रेसपास टू द लैंड्स आर intentional British courts have held liabilities hold for trespass committee in negligently, मतलब जो आपके ट्रेसपास कमेटी है वह नेग्लिजेंटली किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश कोर्ट में इधर से उधर जाया करता था और समान रूप से अमेरिका कोर्ट जो था वह इसे फाइंड किया और इंटेंशनली ओनली द सच इंस्ट्रक्शंस अराइजिंग अंडर द सर्कमस्टेंसेज, मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वो अलॉट की जाती है ट्रेसपास। इसमें एक केस था जिसमें आपका रिवर वियर्स कमिश्नर वर्सेज एडमंसन्स। इसमें क्या होता था, इसमें क्या हुआ था, इसमें सीधे से सम जुरिडिक्शन जो थे वो ट्रेसपास किया गया किसी भी पोसेशन को लेकर के फायर आर्म्स से, लेकिन जो आपके विच में इंक्लूड टू द लॉ पावर्स एयर्स वेपन्स विदाउट ammunitions and that constitutes a more grave crimes or armed trespass। और इस तरीके से ट्रेसपास जो थी वह आपकी डिफेंस की किसी भी चीज़ को लेकर के, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थी जो आज हमने कवर किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट 4 नेग्लिजेंस हम लोग कल देखेंगे। उससे पहले आप लोग इसे अच्छे से ट्रेसपास को अटेंड कर लीजिएगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो पोस्ट करके रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ट्रेसपास का मतलब क्या था, सीधे से ट्रेसपास का मतलब था कोई भी अपराध, ठीक है। किसी भी आपको अपराध को करते हो तो वह कब अपराध होता है, किस तरीके से अपराध होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को 300 के तक पहुँचाइए। आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। आज के लिए इतना ही, टाटा।